हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री राम स्वागत करता हूं आप सभी को मोस्ट डिमांडिंग वीडियो में। मैंने सीटी के जो वीडियो डाले थे, मैंने जो स्ट्रेटेजी के वीडियो डाले थे, उसमें सबसे ज़्यादा जो बात आया था वो स्टेट्स लेकर आया था कि भैया स्टेट्स का रिवीजन शुरू करो। और मैं शुरुआत कर चुका हूँ वीक 9 का स्टेट्स कंप्लीट कर दूंगा इस वीडियो में पूरा का पूरा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। साइड में मैंने IIT मद्रास का PDF ओपन कर लिया है क्योंकि मैं कुछ पढ़ाऊँगा। अगर मेरे को लगेगा कि मैं सिलेबस से इधर उधर हो रहा हूँ तो मैं देख लूँगा, ताकि मुझे पता रहे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। मैं इसको किसी भी तरह से कॉमर्शियल पर्पज़ या सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से यूज कर रहा हूँ और मेरा इस पर कोई राइट्स नहीं है। इसका फुल राइट्स IIT मद्रास के पास है। एज अ जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ आई एम यूजिंग दिस। ओके, तो सबसे पहले जानेंगे रैंडम वेरिएबल क्या होता है ना। रैंडम वेरिएबल क्या है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल, अगर हम एक क्वाइन टॉस करते हैं तो आउटकम क्या हो सकता है? या तो टेल होगा या तो हेड होगा। यहाँ पे हम एक रैंडम वेरिएबल x डिफाइन करते हैं जो हेड्स के लिए 1 और टेल्स के लिए 0 असाइन करता है। रैंडम वेरिएबल आपको x असाइन करना है, डिफाइन करना है, जो कि हेड्स के लिए कुछ बताएगा। तो मान लेते हैं हेड्स के लिए 1 बताएगा और टेल्स के लिए 0 बताएगा। इसका मतलब है अगर हेड्स आता है तो x क्या हो जाएगा? x 1 हो जाएगा, और अगर टेल्स आता है तो x क्या हो जाएगा? x 0 हो जाएगा। यह एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जाम्पल है क्योंकि इसके आउटकम्स काउंटेबल हैं। इसके बारे में बात करने वाला हूँ कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी पढ़ेंगे तो वही होगा कि व्हेन अ प्रोबेबिलिटी इज this quantity of interest, or more formally these real values function defined on the sample space are known as random variables. Because the value of random variable is determined by the outcome of the experiment, we may assign probabilities to the possible values of the random variable same है। ओके, किसी तरह का भी डिफरेंस नहीं है। इसके बाद मैं ये बोलूँगा कि अगर आप बेस्ट चाहते हैं कि आप किस तरह से अपना थिंकिंग बिल्ड कर पाएंगे, तो मैं बोलूँगा कि अभी आप इस PDF से डिस्ट्रैक्ट ना हो। अभी आपको क्या करना है कि मेरे साथ बैठ के इस लेक्चर को करना है। इसके बाद आपको PDF को ओपन करना है और फिर आपको गो थ्रू करना है। फिर आपको देखना है कि क्या क्या मेरा पॉइंट छूट गया या क्या मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, और फिर आप उसको नोट करते चले जाइए। ये बेस्ट तरीका है हमारे साथ पढ़ने का। तो अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो अब अगर हम बात करते हैं, पहला डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स और दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है कंटिन्यूअस। पहला क्या है? डिस्क्रीट, एंड दूसरा हमारे पास क्या है? कंटिन्यूअस। नाम से पता चल रहा है ऐसा रैंडम वेरिएबल जो कि काउंटेबल वैल्यूज लेते हैं। काउंटेबल वैल्यूज लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास या नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ बैच। ऐसा रैंडम वेरिएबल जो कि काउंटेबल वैल्यूज ले सकता है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ, एक कॉइन को उछालते हैं तो या तो टेल आएगा तो हेड आएगा, यानी कि यहाँ पर जो आउटकम्स होने वाले हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं या इसके वैल्यू काउंटेबल्स है। लेकिन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक ऐसा रैंडम वेरिएबल होता है जो किसी भी रेंज की वैल्यूज ले सकते हैं। जैसे टेम्परेचर -4 to 4.5 ले सकता है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि किसी भी टाइम का, किसी भी एक, मान लेते हैं अभी मैं कहीं हूँ, है ना, चेन्नई में, वेल्लोर में हूँ, तो वेल्लोर का अगर मैं आपसे पूछूं टेम्परेचर, तो आप क्या बोलते हैं? जब भी आप वेल्लोर की टेम्परेचर की बात करते हैं तो आप मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हो और साथ में मैक्सिमम टेम्परेचर, दोनों को इंक्लूड करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बोलते हैं कि 44 डिग्री आज का टेम्परेचर है वेल्लोर का, नहीं। आप बोलते हैं वेल्लोर का मैक्सिमम कुछ हो सकता है, मिनिमम कुछ हो सकता है। तो जो भी रैंडम वेरिएबल्स किसी भी रेंज की वैल्यू ले ले, है ना, रेंज की वैल्यू ले, उससे हम लोग क्या करने वाले हैं? उससे हम लोग कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहने वाले हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करूंगा तो रैंडम वेरिएबल का यूज बहुत सारे फील्ड्स में होता है, जैसे कि फाइनेंस, इंश्योरेंस, फिजिक्स। एक एग्जांपल लेते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। इंश्योरेंस कंपनीज रैंडम वेरिएबल का यूज करती है तो एस्टिमेट करने के लिए कि एक पॉलिसी होल्डर के एक्सीडेंट होने का क्या चांस है, और इस हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी रैंडम वेरिएबल्स का यूज होता है कि स्टॉक प्राइसेस के मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए। अगर मैं बात करता हूँ इंश्योरेंस के लिए, तो आपने ये देखा होगा कि अगर आप 18 साल की उम्र के
स्टूडेंट हो और आपके एक बड़े भैया हैं जो कि 28 साल के हैं और आपके जो पापा हैं वो 50 साल के हैं, ठीक है। तो जब आप इंश्योरेंस लेने जाओगे तो आप देखोगे कि आपका सबसे कम इंश्योरेंस पैकेज प्रीमियम आने वाला है, इनका थोड़ा सा ज़्यादा आएगा और इनका सबसे ज़्यादा आएगा। तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कैसे हो गया आपके एज के बेसिस पे, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जो जितना ज़्यादा एजेड हो रहा है उसको ज़्यादा चांसेस है कि बीमारी होने का, तो वो कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट करता है रैंडम वेरिएबल को यूज करके और उसी हिसाब से प्रीमियम पैकेज आपको एक्सपेक्ट करना होता है, डिफाइन करना होता है, ठीक है। हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं, लाइक मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ जो कि हमने कंटेंट IIT मद्रास में भी है कि लेट्स कंसीडर एक रोल का, एक डाई का है ना, डाइस को हमने रोल किया, हम एक रैंडम वेरिएबल x को डिफाइन करने वाले हैं जो डाई के रोल के आउटकम को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉसिबल वैल्यूज x के क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। जब हम एक डाई को रोल करेंगे तो पॉसिबल वैल्यूज कैन बी 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है क्योंकि इसके फाइनाइट काउंटेबल आउटकम्स हैं। तो जब भी आपके पास इसके आउटकम्स फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, तो उसको हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। और जब इसका आउटकम एक रेंज हो जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते तो हम लोग क्या बोलने वाले, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलने वाले हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर, तो यहाँ पर है लेक्चर 9.2 से रैंडम वेरिएबल्स के एप्लीकेशन। तो रैंडम वेरिएबल का एप्लीकेशन क्या क्या है, तो मैंने आपको याद है बताया था पिछले सेशन में कि इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बात किया था कि इंश्योरेंस कंपनीज रैंडम वेरिएबल का यूज करते हैं रिस्क को एस्टिमेट करने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं ना, क्योंकि मैं नोट्स बनाने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी यूज करती है रैंडम वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को टू एस्टिमेट रिस्क, है ना, कि किसी भी आदमी के एज के हिसाब से, उसके मेडिकल कंडीशन के हिसाब से क्या चांसेस है इसको मेरे को पे करना पड़ेगा पूरा का पूरा अमाउंट, तो उसके हिसाब से वो प्रीमियम पैकेज क्या करती है, शो करती है। एग्जाम्पल, अगर किसी पॉलिसी होल्डर का एज 25 साल है तो उनके एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी अलग होगा कंपेयर टू किसी 45 साल का इंडिविजुअल है। ये प्रोबेबिलिटी एक रैंडम वेरिएबल के थ्रू मॉडल की जाती है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास स्टॉक मार्केट है कि स्टॉक प्राइसेस को प्रिडिक्ट करने के लिए, प्रिडिक्ट करना एक अनसर्टेन चीज़ है, यह एक रैंडम वेरिएबल से रिप्रेजेंट होता है क्योंकि स्टॉक प्राइस किसी भी दिन ऊपर या नीचे जा सकती है। एनालिस्ट हिस्टोरिकल डाटा को स्टडी करते हैं और रैंडम वेरिएबल का यूज करके प्रिडिक्शन करते हैं कि इस बार क्या होने वाला है। और तीसरा हम लोग बात कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में भी। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में डिफेक्ट्स का प्रोबेबिलिटी भी एक रैंडम वेरिएबल होता है। क्वालिटी कंट्रोल टीम्स रैंडम वेरिएबल का यूज करके समझ पाते हैं कि एक बैच में कितने डिफेक्टिव आइटम्स होने की संभावना है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके मैथमेटिकल एप्लीकेशन की, तो मैथमेटिकल मॉडल बनाने में भी रैंडम वेरिएबल्स का यूज होता है। जो चौथा यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज करने वाले हैं, कि रैंडम वेरिएबल का मैथमेटिकल एप्लीकेशन हमको जाना है ताकि फिर हम यहाँ से कंप्यूटेशनल थिंकिंग, DSA, ग्राफ, लॉजिक बिल्ड कर पाएँ। तो मैथमेटिकल मॉडल बनाने में भी रैंडम वेरिएबल्स का यूज होता है। अगर हम एक डाइस रोल करते हैं तो इसके आउटकम्स का एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया जा सकता है जो हमें प्रोबेबिलिटीज़ बताता है हर आउटकम की। यह मॉडल एक रैंडम वेरिएबल के थ्रू डिफाइन होगा। आप समझ रहे हो। अगर मैं एग्जांपल की बात करते हैं कि एग्जांपल मैं इस तरह से लेता हूँ कि सपोज कीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 5% आइटम्स डिफेक्टिव होने की संभावना है and y be the random variable representing the number of defective items in a batch of 100। तो y क्या है, y is the number of random variable, ठीक है, representing defective items in batch of 100। ठीक है, यहाँ पे y एक बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है। y की अगर मैं बात करता हूँ तो y क्या है, y एक बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है
विथ पैरामीटर इसके पास क्या है, पैरामीटर n इजिकल टू 100 है, क्योंकि इसका बैच किसके साइज का है 100। और अगर मैं बात करता हूँ p, तो p क्या हो जाएगा, p 0.05 हो जाएगा। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10 से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। समझ रहे हो? तो इस तरह से मैथमेटिकल एप्लीकेशन इसका यूज होता है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर 9.3 पे, तो यहाँ हमने पढ़ा है रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के बारे में। तो हम लोग ये बता चुके हैं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है, जिनके आउटकम्स को काउंटेबल है, उनके काउंटेबल वैल्यूज लेते हैं, यानी एक फाइनाइट या काउंटेबल सेट ऑफ वैल्यूज हो सकती है, इसको हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि रैंडम वेरिएबल, रैंडम डिस्क्रीट, ओके, तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज़ के, आपको ये क्यों समझना जरूरी है कि इसके प्रॉपर्टीज क्या होगा, इससे आप डिफाइन कर पाएंगे कि आपके पास जो प्रॉब्लम है, आपके पास जो सिचुएशन है, वो किस वेरिएबल को सेटिस्फाई कर रहा है, और फिर आप करेक्ट एल्गोरिथम का यूज करके उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सबसे पहला चीज़ याद रखना है कि इनके जो आउटकम होने वाले हैं, आउटकम फाइनाइट या काउंटेबल होने वाले हैं। और अगर मैं बात करता हूँ इनके प्रोबेबिलिटीज़ को, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो प्रोबेबिलिटी जो इनका होगा, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF, ठीक है, इसके थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स क्या होती थी, एक ऐसी वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल जिसका आउटकम्स किसी भी रेंज के वैल्यूज ले सकता है। इनके आउटकम्स इन्फिनाइट होते हैं और इनके वैल्यूज किसी भी इंटरवल के अंदर फॉल कर सकते हैं। एग्जाम्पल वेट, एग्जाम्पल टेम्परेचर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इसके आउटकम्स की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है कि इसका आउटकम्स इंटरवल लेगा। अगर मैं बात करता हूं इसके प्रॉपर्टीज़ को, तो सबसे पहले आपको क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल या इन्फिनाइट, और दूसरा इसके जो प्रोबेबिलिटीज़ है, देखो ऊपर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और अगर मैं बात करता हूं कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी है, इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दैट इज डेंसिटी फंक्शन, दैट इज PDF से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करता हूं तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को हम जनरली इंटीजर या फाइनाइट डेसिमल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक x इक्वल टू 0 है ना, कोई मैंने रैंडम वेरिएबल माना x, उसका वैल्यू 0 हो सकता है 2 है ना, समझ गए। लेकिन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल रियल नंबर या डेसिमल में एक्सप्रेस होते हैं। याद रखना कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को हम जनरली, देखो डिस्क्रीट को हम लोग जनरली क्या करने वाले हैं, इंटीजर या फाइनाइट डेसिमल में क्या करने वाले, रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर मैं बात करता हूं कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस जो हमारे पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, रियल नंबर या डेसिमल में एक्सप्रेस होते हैं, रियल नंबर या डेसिमल में एक्सपेक्ट होते हैं। अब आप ये नहीं बोला कि रियल नंबर के अंदर तो इंटीजर भी होता है, तो अगर इंटीजर आ गया तो मेरा पहला जो थॉट जाएगा वो किस पे जाएगा, डिस्क्रीट पे जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल भी लेना है तो चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम 10 कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, 10 कॉइन हमको टॉस करना है, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और x बी द नंबर ऑफ हेड्स इन दिस 10 टॉसेस, ठीक है। तो x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो x क्या है यहाँ पे, x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है, क्योंकि इसके आउटकम्स काउंटेबल है 0 से 10 तक, है ना। 10 बार उछाले तो इसका क्या हो सकता है, या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 0 से 10 तक कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन अगर हम किसी पेशेंट के ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, तो ब्लड प्रेशर y एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा, क्योंकि ये किसी भी रेंज ऑफ वैल्यूज़ को ले सकता है। समझ गए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग लेक्चर 9.4 पे, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स
और बोलो तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को डिटेल में। तो अब अगर हम बात करते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो पीएमएफ क्या होता है पहले ये जानते हैं, ठीक है। तो पेन का साइन बदल लेता हूँ, पीएमएफ। तो पीएमएफ एक फंक्शन होता है जो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के किसी स्पेसिफिक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है। आप लोग नोट कर लीजिए कि पीएमएफ क्या है, एक फंक्शन है जो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना कि किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेगा। अगर x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो पीएमएफ क्या हो जाएगा, पीएमएफ x इज इक्वल टू एक्स क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बताएगा कि x की वैल्यू x होगी। अगर x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो पीएमएफ p प्रोबेबिलिटी बताता है कि x की वैल्यू क्या होने वाली है, x होगी। अगर मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ पीएमएफ, प्रॉपर्टीज की अगर बात करता हूँ तो सबसे पहला नॉर्मल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा कि px विल बी ग्रेटर देन 0। वन सेकेंड और 1 से छोटा होगा, सेम प्रोबेबिलिटी जैसा फॉर ऑल x। और जितने भी सारे प्रोबेबिलिटीज होने वाले हैं ना कि सिग्मा p ये क्या होने वाला है, 1 होगा। मतलब कोई भी एक इवेंट होता है तो वो P1 प्लस P2 क्या होगा, अल्टीमेटली जो सम होगा वो तो 1 होगा, ये आपको भी पता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूंगा कि अगर हम एक फेयर डाई रोल करें तो पीएमएफ डिफाइन करता है कि किसी भी नंबर 1 to 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि हमने एक डाई को क्या किया, रोल किया, तो पीएमएफ क्या हो जाएगा, पीएमएफ हो जाएगा x इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1/6। इसका क्या कहना है, इसका कहना है कि जब आप एक डाई को रोल करते हैं तो किसी भी नंबर 1 to 6 में से किसी भी एक नंबर के आने की जो संभावना है वो 1/6 है, ठीक है। तो यहाँ पी एक्स इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1/6, जहाँ के क्या है, के है डाई के नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, डाई के नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब समझे, मतलब कि अगर x इज इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू 3 आने की संभावना क्या है, समझो। पीएमएफ क्या था, पीएमएफ था कोई भी x यहाँ पर क्या है, x यहाँ पे है कि डाई को रोल किया गया है, तो x के आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये जो k है वो असल में इसके वैल्यूज को बताता है, इसके सैंपल इवेंट को बताता है। तो अगर x3 होगा तो भी उसका प्रोबेबिलिटी 1/6 है, x4 है तब पर उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है। तो इस तरह से आपको सोचना है। अब अगर मैं बात करता हूँ एक बायस्ड क्वाइन टॉस करते हैं, ठीक। मुझे पता नहीं, मैंने वीडियो गलती से रुक गया था और मैं पढ़ा दिया था, अच्छा कोई बात नहीं। तो अब अगर हम बात करते हैं, मेरे को नहीं पता मैंने कहाँ तक पढ़ाया, तो मान लेते हैं है ना कि आप ये समझ गए कि सारा का सम क्या होने वाला है 1। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम क्या लेंगे कि हम एक डाई को रोल करेंगे। तो जब एक डाई को रोल करेंगे तो x क्या हो गया है, x मेरा हो गया कि डाई को रोल कर रहे हैं और इसके जितने भी आउटकम्स क्या होंगे, 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। तो पीएमएफ क्या होता है, पीएमएफ होता है किसी भी एक ऐसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के जो कि उसके किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू की बात करता है। मान लेते हैं वो के, कि उसकी संभावना आने की क्या है, 1/6। दैट मीन्स के क्या है, के इसके स्पेसिफिक वैल्यूज को ले सकता है कि x इज इक्वल टू 3 आने का संभावना क्या है, 1/6। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। अगर के 5 आने का संभावना क्या है तो के इज इक्वल टू 5। एक और एग्जाम्पल लें कि हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो इसके पॉसिबल आउटकम्स है हेड एंड टेल। हेड आने की संभावना 0.7 है और टेल्स आने की संभावना 0.3 है। तो अब अगर हम बात करते हैं, आपको शुरू में बताया था कि जब मेरे को टेल्स आएगा तो हम उसको 0 से डिफाइन करेंगे, जब मेरे को हेड आएगा तो उसको 1 से डिफाइन करेंगे। तो अब अगर हम मेरे को इस सिचुएशन को पीएमएफ में बदलना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पीएमएफ ऑफ एक्स क्या है, टॉसिंग ए कॉइन वेयर एक्स इफ एक्स इज टेल that is x is equal to 0 then the probability is 0.3. PMF of x is equal to 1 then probability is 0.7. that's how should we work. इस तरह से आपको काम करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको इस तरह से काम करते जाना है।
अब अगर मैं बात करता हूँ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की, तो अब अगर हम बात करते हैं 9.5 की, जहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, ग्राफ ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ। तो पीएमएफ का एक ग्राफ, एक बार ग्राफ होता है जहाँ एक्स एक्सिस पे रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल वैल्यूज को आप डालेंगे, पॉसिबल वैल्यूज को डालेंगे, और वाई एक्सिस पे इनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को डालेंगे। ठीक है, ग्राफ समझ गया। एक इजी भाषा में आपको ग्राफ बता दिया कि पीएमएफ का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। पीएमएफ का ग्राफ एक बार ग्राफ की तरफ होगा जहां पर एक्स एक्सिस पे आपको रैंडम वेरिएबल्स की पॉसिबल वैल्यूज डालना है। अगर डाई रोल किए तो रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। एंड वाई एक्सिस पे आपको क्या डालना है, वाई एक्सिस पे इनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज डालना है, यानी कि एक्स के आने की, एक्स जब 1 है तो उसके आने की प्रोबेबिलिटीज क्या है। ये ग्राफ हमें एक क्लियर पिक्चर देता है कि कौन सी वैल्यूज के आने की क्या चांसेस हैं, डायरेक्ट रिलेशन देता है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ कि हाउ टू प्लॉट अ पीएमएफ ग्राफ, तो ईजी है। एक्स पर आपको रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल डिस्क्रीट वैल्यू प्लॉट्स करने हैं, वाई एक्सिस पे उनके कॉरस्पॉन्डिंग पीएमएफ वैल्यूज को प्लॉट करना है, एंड हर एक पॉइंट के लिए एक बार ड्रॉ करते जाना है जो उस वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। मेरा जो लास्ट टॉपिक यहाँ पे है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट इज CDF। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि CDF होता क्या है। तो आप एक पेज में डिफिनीशन वगैरह लिखते चलो। ठीक है, अब देखो पढ़ने का तरीका बताता हूँ कि जब आप स्टेटिस्टिक्स स्टार्ट करो, आपने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, आप क्या करोगे, आप 2 सीट्स लेकर चलोगे, मतलब कि एक सीट में 4-5 पेज रखना है, एक सीट में 10 पेज रखना है, वाइट पेज। आपको इधर रखना है फॉर्मूला एंड डिफिनीशन, इधर रखना है थ्योरी। जितने भी फॉर्मूला एंड डिफिनीशन आ रहे हैं कि CDF क्या होता है, PMF क्या होता है, इससे पहले BFS क्या होता है CT वगैरह में, सबको लिखते जाना है, उसके फॉर्मूला को लिखते जाना है। और थ्योरी में जो आपको थ्योरी डिटेल में लगे कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ को कैसे बनाते हैं, इसको कैसे दर्शाना है, इसका मतलब क्या होता है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसके बीच का कंपेरिजन क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, वो आपको इधर डालते जाइए। फिर जब आपको रिवीजन करना होगा तो आपको मेनली फॉर्मूला और डिफिनीशन से रिवीजन करना और डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है, तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। तो CDF एक फंक्शन है जो बताता है कि एक रैंडम वेरिएबल एक स्पेसिफिक वैल्यू तक या उससे कम वैल्यू तक क्या प्रोबेबिलिटी के साथ ले रहा है, यानी CDF कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी का सम होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ CDF है क्या, तो CDF एक फंक्शन है, फिर से CDF भी एक फंक्शन है जो कि ये बताता है कि एक रैंडम वेरिएबल एक स्पेसिफिक वैल्यू तक या उससे कम वैल्यू तक क्या प्रोबेबिलिटी के साथ ले रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ गए, यानी कि CDF इज नथिंग बट सम ऑफ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। इसलिए मैंने बोला था कि वीक 9 में कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी आप पढ़ के आओगे तब जाकर यूज होगा, इसलिए मैंने बोला था। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं। तो अब अगर मैं बात करता हूं इसके प्रॉपर्टीज की, तो सिंपल सा है कि जो CDF होने वाला है, ये क्या है, एक फंक्शन है, वो हर समय Px इज लेस देन x, यानी कि हमेशा इसका जो वैल्यू होने वाला है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to 1 होने वाला है इसका जो वैल्यू होने वाला है। ठीक है, और CDF क्या है, CDF एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी अगर एक बार इसका ग्राफ शुरू हो गया तो ग्राफ इसका हर समय क्या बनना चाहिए, इंक्रीजिंग बनना चाहिए। यानी अगर x1 इज मतलब कि मान लेते हैं x2 इज ग्रेटर देन x1 है, तो आप ये देखेंगे कि इस पे f(x1) इज एल्सो लेस देन f(x2). समझ रहे हो, यानी ग्राफ इसका ऐसे बनते जाएगा कि x1 x2 ग्राफ भी बढ़ रहा है, x की वैल्यू बढ़ने पर ग्राफ भी
बढ़ रही है। ठीक है, कैसे CDF को कैलकुलेट करना है तो मैं बता देता हूँ कि मान लेते हैं एक डाई रोल करते हैं। ठीक है, मैंने एक डाई को रोल किया, डाइस को रोल किया, तो मेरे पास आउटकम्स क्या है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकते हैं। तो हम एक डाई को रोल करते हैं तो CDF कैलकुलेट करने के लिए हर स्टेप पे PMF वैल्यूज़ का कम्युलेटिव सम लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को FF1 पे निकालना है तो हम क्या करेंगे, FF1 को P की PMF क्या था जब x = 1 पे अगर आपको निकालना है कम्युलेटिव CDF निकालना है तो हम निकालेंगे कि PMF क्या था x = 1 पे, तो ये क्या था, ये 1/6 था। ठीक है, उसी तरह F2 क्या था, तो F2 भी पता चलेगा आपको 1/6 होगा। इसी तरह पता चलेगा कि जो भी है सब चीज़ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, F2 क्या था, एक सेकंड, डिफिनीशन क्या था याद करना, रैंडम वेरिएबल के स्पेसिफिक वैल्यू तक या उससे कम वैल्यू तक क्या प्रोबेबिलिटी ले सकता है। यानी कि जब मैं बात करता हूं कि x = 2 तो इस केस में क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा कि Px जब 1 था वो भी जोड़ो प्लस P जब x जब 2 था तक या उससे कम, तो 2 या उससे कम क्या हो सकता है, 1 2, तो इसका भी 1/6 प्लस इसका भी 1/6, तो ये क्या बन जाएगा, ये 1/3 बन जाएगा। इसी तरह f(6) का क्या हो जाएगा, f(6) का हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस डॉट 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 6 टाइम 1/6 = 1। समझ रहे। फॉर एग्जाम्पल जब हम एक फेयर डाई को रोल करते हैं, इनकेस x की CDF कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो जब भी आपका फॉर्मूला f(x) = तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि डाई के 3 या उससे कम आने की क्या कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी होगी। यानी कैलकुलेशन से f(3) क्या होने वाला है, 1/2। इस तरह से हम CDF का यूज करके डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। और आगे अगर हम बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक, इन्फिनाइट सीरीज ट्यूटोरियल, तो हम इसको बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन इन्फिनाइट सीरीज बता देता हूँ, एक छोटा सा है ना, कि इन्फिनाइट सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है वो इन्फिनाइट होता है। आपने देखा होगा A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट, अगर इसका जो मतलब कि इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो डिफाइंड नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इन्फिनाइट सीरीज हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ जहाँ AI टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, कि A1 है तो इस सीरीज का 1 क्या, फर्स्ट टर्म क्या था, A1। A2 बात करूँगा वो क्या है, A2। इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। सीरीज कन्वर्ज करती है अगर इसका सम एक फाइनाइट वैल्यू के पास जाता है, और डाइवर्ज करती है अगर इसका सम इन्फिनाइट होता है। समझ गए कि दो तरह के सीरीज हो सकते हैं, या तो कन्वर्जेंस, या तो कन्वर्ज कर सकता है सीरीज, या फिर डाइवर्ज कर सकता है। कन्वर्ज कब करेगा, जब इसका जो सम होगा एक फाइनाइट वैल्यू के पास जाए। समझ रहे हो। और अगर इसका अगर सम इनफाइनाइट वैल्यू के पास जा रहा है तो ये क्या जाएगा, डाइवर्ज। आपको सीरीज की आता होगा ना, सीरीज लाइक जियोमेट्रिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज, ये सब तो आता ही होगा। लाइक मैं एक बार लिख ही देता हूँ, जियोमेट्रिक सीरीज क्या होता था, ऐसा कुछ होता था, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, है कि नहीं। एक और होता था हार्मोनिक सीरीज, ये क्या था, 1 1 + 2। आप बोलेंगे तो AP वगैरह भी डाल दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इसको क्यों नहीं डिटेल में बताऊँ, मैं चाहता हूँ आप जाएँ इसको सर्च करें और खुद सोचें, इफर्ट दीजिए। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस की बात करता हूँ कि सीरीज कन्वर्ज करती है जब इसका लिमिट एक फाइनाइट वैल्यू हो, एंड ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज होती है अगर कॉमन रेशियो R की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटी हो। देखो ये मैंने क्या क्या बोल दिया आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज तब होगा जब कॉमन रेशियो जो होता है R, जो कि क्या हो जाएगा A2/A1, है ना रेशियो, इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू हो वो 1 से छोटा हो, तभी जाकर वो सीरीज क्या करने वाला है, तभी जाकर वो सीरीज कन्वर्ज करने वाला है। ठीक है, अगर कॉमन रेशियो क्या है, 1 से छोटा है। और हार्मोनिक सीरीज डाइवर्ज करती है क्योंकि इसका सम क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो ये क्या है, ये एक डाइवर्ज कर्व है, ये कन्वर्ज कर्व है अगर R क्या है, 1 से छोटा है। तो इस तरह से आपको समझना है। आशा करूंगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। 30 मिनट में मैंने वीक 9 के जो फर्स्ट वीक 9 है उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके क्वेश्चंस वगैरह सब चीज़ लेकर आऊँगा। आशा करूँगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आए तो। धन्यवाद दोस्तों।